तो फिर से एक नई वीडियो में देखिए। लास्ट वीडियो में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसका नाम था ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये चीज़ नोटिस कर ली थी, किस चीज़ को लेके, ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप हमने लिया था और उसके अंदर हमने देखा था कि किस में लीस्ट परसेंटेज कैरेक्टर है और किस में ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर है। आज हम लोग बात करेंगे बेंट रूल की, और ये है हमारे लिए सेकंड एप्लीकेशन। ये क्या है हमारे लिए? सेकंड एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है भाई। अब सेकंड एप्लीकेशन जो हम लोग लिख रहे हैं, इसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे बेंट रूल। बेंट रूल। अब ये बेंट रूल है क्या? पहली चीज़, बेंट रूल किसने दिया? इसको दिया है ए एच बेंट ने। तो आप लिखिएगा इट इज़ गिवन बाय, इट इज़ गिवन बाय ए एच बेंट। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये रूल हमें दिया। ठीक। इस रूल को एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है साइट सिलेक्शन रूल। क्या कहते हैं भाई? साइट सिलेक्शन रूल। इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज साइट सिलेक्शन रूल। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बेंट रूल एक्चुअली कहता क्या है? बेंट रूल हमसे क्या कहता है वो देखिएगा। ये कहता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप हो, किन की बात कर रहा हूँ मैं? यूनिवेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, डाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप उस पोजीशन को प्रेफर करते हैं जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर कम हो। तो लिखिएगा ज़रा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिवेलेंट। ठीक है, यूनिवेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिवेलेंट prefers the prefers the hybrid orbital for bonding, have less percentage कैरेक्टर। मतलब क्या बोला? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जो कि यूनिवेलेंट हो, वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को चूज़ करता है बॉन्डिंग के लिए जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर जो होते हैं वो कम होते हैं। और हमें पता है परसेंटेज कैरेक्टर कहाँ कम होंगे। हमने ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन में इसको अच्छे से समझ लिया। अब एक्चुअली ऐसा होता क्यों? यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्यों इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाना चाह रहा है? हमें पता है जैसे ही जहाँ पे भी परसेंटेज कैरेक्टर कम होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जाके वहाँ पे बैठेगा, जुड़ेगा, तब बॉन्ड में आएगी पोलैरिटी। क्या आएगी? बॉन्ड में आ जाएगी पोलैरिटी। लिख लेंगे भाई। अगर परसेंटेज कैरेक्टर वाले में, लेस परसेंटेज कैरेक्टर वाले में अगर हम किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जोड़ेंगे तो बॉन्ड में पोलैरिटी जो है, बॉन्ड पोलैरिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी या बॉन्ड पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? चार्ज सेपरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी में हम लोग चार्ज सेपरेशन को देखते हैं। अब चार्ज सेपरेशन आएगा तो हमें ये पता लगता है कि जो आयनिक कैरेक्टर हैं, जो आयनिक कैरेक्टर हैं उसमें, उस कंपाउंड में जो आयनिक कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और आयनिक कैरेक्टर जहाँ बढ़ेंगे तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमें पता है कि जो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है उससे स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन जो है उस कंपाउंड के अंदर आ जाएगा, स्टेबलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इंटरैक्शन ज़्यादा फेवरेबल होता है कोवलेंट इंटरैक्शन से। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन
जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है कोवेलेंट इंटरेक्शन से। लिख लेना भाई, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक interaction electrostatic interaction are more favorable than covalent interaction। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और चीज़ ये बोल सकता हूँ कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है परसेंटेज कैरेक्टर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक और चीज़ आप यहाँ लिख लेना, लाइक more electronegative atom decreases the percentage character in hybrid orbital। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, हमने इस चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और इस चीज़ को मैं फर्दरली डिराइव भी कर चुका हूँ किसमें, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन फिर भी एक बार आप और समझो, मैं वापस से क्या लेता हूँ, ट्रायगोनल बायपिरामिडल का जो है वो शेप ले लेता हूँ। ट्रायगोनल बायपिरामिडल को मैं वापस से एज ए रेफरेंस के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, ट्रायगोनल बायपिरामिडल में इसका स्ट्रक्चर आपके सामने अभी बना देता हूँ। तो ये है भाई आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ये जो होते हैं, ये हमारा पीडी वाला होता है। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, परसेंटेज कैरेक्टर जो होते हैं, परसेंटेज कैरेक्टर कैसे होते हैं, लेस होते हैं। और ये हमारा प्लेनर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि परसेंटेज कैरेक्टर जो होते हैं, परसेंटेज कैरेक्टर मोर होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ी सी केस स्टडी देखना। परसेंटेज कैरेक्टर जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोनोवैलेंट स्पीशी जो है वो जुड़ना चाहती है। तो देखिए, मैंने आपको क्या लिखवाया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट स्पीशी जो है वो कौन कौन सी होती हैं। मैंने आपको बोला था फ्लोरीन है, आप यहाँ ले लो CF3, आप ले लो NF2, आप यहाँ पे OR ले लो, NCF2, NCF2 ऐसे करके ले लो। ठीक है भाई, ये क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ये प्रेफर करते हैं। एक्सियल कौन सी पोजीशन होती है, ये वाली, ये एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, ये आपको पता है। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, वहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ आती हैं, वहाँ पे आती हैं आपके लोन पेयर। मान लीजिए लोन पेयर आ गए, ठीक है, लोन पेयर्स। और मैंने आपको बताया था जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे NH हो गया, O, ये हो गया CH2, यहाँ आप ले लो CF2 ले लो। फिर यहाँ पे चलें आगे तो आप ट्रिपल बॉन्ड स्पीशीज जो होगी, मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड N ले लो और ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो। ठीक है, तो ये और भी एक और चीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एटम। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एटम। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि बेंट रूल क्या कहना चाहता है। ठीक है, बेंट रूल ने हमको क्या बताया कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है या एटम होता है या ग्रुप होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप जो कि यूनिवैलेंट अपनी जो है पॉसिबिलिटी रख रहा हो, वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल पे बॉन्डिंग करने की सोचता है जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर
कम हो। तो इसी से रिलेटेड एक और टर्म हमें आती है, और वो टर्म टर्म क्या होती है वो भी आप देखिएगा। वो टर्म क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाई एपिकोफिलिसिटी। एपिकोफिलिसिटी। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एपिकोफिलिसिटी। एपिकोफिलिसिटी। अब ये एपिकोफिलिसिटी क्या है और ये इससे कैसे रिलेट कर रही है वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ठीक है, एपिकोफिलिसिटी क्या होती है? ये एक टेंडेंसी होती है किस चीज़ के लिए? कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, वो एपिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा या एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, जो कि बेंट ने अभी हमें बताया। बेंट ने हमें क्या बताया कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रेफर करेगा जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम होंगे। तो एपिकोफिलिसिटी हमें यही बता रही है कि एक ऐसी टेंडेंसी होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो एक्सियल या एपिकल पोजीशन को ही एक्वायर करता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए एक बार। एपिकोफिलिसिटी होता क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ऑक्यूपाई द एक्सियल और एपिकल पोजीशन। ठीक है, टू ऑक्यूपाई द एक्सियल और एपिकल पोजीशन। अब मैं आपको बताऊं कि जो एपिकोफिलिसिटी का ऑर्डर जो होता है, जो एपिकोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एपिकोफिलिसिटी का ऑर्डर मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ एपिकोफिलिसिटी। ठीक है, ऑर्डर कैसे देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल लो भाई। एग्जाम्पल में हम लोग किस किस चीज़ को लेंगे? एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल में हम लेंगे फ्लोरीन, इधर आ गया ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर Br और फिर I। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको इन एलिमेंट्स में से कौन सा दिख रहा है? हमें पता है फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो पता ही है। ठीक है, अब ऑर्डर के हिसाब से अगर अपन चलें तो कैसे चलेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, उसके बाद में नीचे हम लोग जाते जाएंगे। देखना आप ध्यान से। फ्लोरीन के बाद मैंने आपसे बात की थी, फ्लोरीन के बाद में कौन आएगा? अभी अपन ने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने एसिडिटी को चेक किया था। तो हमने ये बताया था कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में एसिडिटी जो है फैक्टर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखने को मिलेगा। तो फ्लोरीन के बाद आ जाएगा भाई सीधा का सीधा क्लोरीन। क्या आ जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आ जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद क्या जाएगा? आयोडीन। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। एक और एग्जांपल लो, अगर इसी के ऑर्डर को आपको फिर से जानना है तो। एग्जांपल में आप एक और चीज़ देखो, मैं लेता हूँ फ्लोरीन, OH ग्रुप ले लिया, Cl ले लो, पीएच, और क्या ले लें? मिथाइल ग्रुप ले लो। ठीक है, अब वही चीज़ ऑर्डर में सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करो एक बार ट्राई करके देखो इसको कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, क्योंकि ऊपर वाले एग्जाम्पल से तो आप थोड़ा बहुत देख ही लेंगे, कॉपी कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा। चलिए, ये रहा फ्लोरीन सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में। ठीक है, फ्लोरीन आ गया। अब बात करेंगे हम लोग OH या Cl। हम लोगों ने पहले ही इसका एक एग्जाम्पल किया हुआ है, इसलिए OH को मैं पहले रख रहा हूँ, फिर आएगा Cl। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि पीएच और CH3 इन दोनों में से कौन आएगा। आप लोग नोटिस करो कि पीएच अगर अपन लोग लेते हैं, यहाँ पे जो पीएच है फेनाइल ग्रुप जो है, ये हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और CH3 कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, पीएच कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और CH3 कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कौन करने वाला है? पीएच और फिर CH3। अकॉर्डिंग जो ऊपर लिखा था सेम मैंने नीचे लिख दिया है ना। कोई चेंजेस की यहाँ पे ज़रूरत हमें देखने को भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने जमाया ही उस तरीके से था। आप कंफ्यूज हो जाओ, आपने क्या किया होगा? मोस्ट प्रोबेबली इसको सबसे पीछे रख दिया होगा,
है ना। होता है भाई, होता है, जिन्होंने भी रखा कोई बात नहीं, होता है। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि होगी इफ़ेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। इफ़ेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, हेडिंग डाल लेना, इफ़ेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के रूप से ही समझेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हम लोग थ्योरी थ्योरी करते हुए बहुत आगे तक निकल आए हैं, ठीक है। थ्योरी हमने बहुत पढ़ ली है, अब एग्जाम्पल्स की बारी, एग्जाम्पल के बेस पे ही हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, बीच में कुछ रिलेशन दिखाता रहूँगा, टेंशन मत लेना उसका, ठीक है। तो चलो भाई, पहला एग्जाम्पल आपके लिए देखो, मैं यहाँ ले रहा हूँ CH3H, फिर लूँगा FCH2H, फिर लूँगा F2CHH, और फिर लेंगे अपन लोग F3C, और F3C, और यहाँ आ गया H। ठीक है भाई, अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको क्या करना है, यहाँ पे CH की जो बॉन्ड लेंथ है, CH की जो बॉन्ड लेंथ है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। कोशिश कीजिए एक बार, CH की जो बॉन्ड लेंथ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा के देखिए। हमें पता है बॉन्ड लेंथ कब बढ़ती है कब घटती है ना। बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी कब घटेगी, परसेंटेज कैरेक्टर जो है कम होते जाएंगे, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी ना, ठीक है। देखो ध्यान से देखते जाओ। हो गया, चलो एक बार और देखो इसको ध्यान से। ये रहा कार्बन, मैंने लिया यहाँ पे कार्बन, ध्यान से देखना थोड़ा। ये कार्बन है, इसके ऊपर मैंने यहाँ H लगा रखा है, ये H लगा है, ये H है, और ये H, ठीक। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पे जो CH है, यहाँ पे जो CH है, इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज कैरेक्टर कितने होंगे। हमें पता है यहाँ 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि 25% जो है परसेंटेज कैरेक्टर होंगे। सेम इसमें भी 25% होंगे, इसमें भी 25% होंगे, और इसमें भी 25% कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे बॉन्डेड पेयर हैं, ठीक है। सब में इक्वलेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब मैं आता हूँ इस एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में आप देखना, ये रहा कार्बन, ये रहा मेरे पास में हाइड्रोजन, इसको मैं बोल दूँ फ्लोरीन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये कौन सा है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा वहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएंगे भाई, परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जितने परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ डिक्रीज होंगे, उतने ही परसेंटेज कैरेक्टर जो हैं वो जो बॉन्डेड हाइड्रोजन्स हैं उनमें बढ़ जाएंगे, जो बॉन्ड है CH वाला उसमें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले केस के अंदर परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो 25 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। परसेंटेज कैरेक्टर 25% से ज़्यादा होंगे, इस वाले में भी 25 से ज़्यादा होंगे, और इस वाले में भी 25% से ज़्यादा हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो कि इसके अंदर से 3% जो है परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा, तो यहाँ भी 3 बढ़ा दो, यहाँ भी 3 बढ़ा दो, यहाँ भी 3 बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। जितने यहाँ कम हुए हैं एग्जैक्टली तीनों में बट जाएंगे वो, 1% इसका, 1% इसका, और 1% इसका, ठीक है। इस हिसाब से ये डिवाइड होंगे। फिर आगे चलो, यहाँ मैंने कार्बन, ये मैंने लिया कार्बन, इस कार्बन में ये F जुड़ा है, ये F है, ये H है, और ये H है। अब ये देखो, ये दोनों की दोनों मेरे पास फ्लोरीन हो गए, मतलब इन दोनों के अंदर जो है, इन दोनों में परसेंटेज कैरेक्टर गिरे होंगे, परसेंटेज कैरेक्टर डाउन हुए होंगे, और वही परसेंटेज कैरेक्टर जो है इनमें इंक्रीज हो गए होंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ जो परसेंटेज कैरेक्टर थे, जो परसेंटेज कैरेक्टर इसमें थे ये थोड़े डाउन हुए, इसमें जो परसेंटेज कैरेक्टर थे वो ज़्यादा डाउन हुए, ठीक है। ये कह सकते ना अपन, इसके अंदर इतना तो अपन कह ही सकते। अब देखो थोड़ा ध्यान से,
फिर बना रहा हूँ यहाँ पे मैं कार्बन, ये हो गया हमारे पास में फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक चीज़ और नोटिस करो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में यहाँ पे जो है परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा डाउन हुए हैं और उतने ही परसेंटेज कैरेक्टर इसको मिल गए हैं, है ना। मतलब यहाँ जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो बड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे जो परसेंटेज कैरेक्टर हैं वो बड़े हैं। अब एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताना, क्लियर कट बात है, अगर मैं आपसे सी एच की जो बॉन्ड लेंथ है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछूं तो आप मुझे बताना कि इस वाले केस में तो सबसे ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा थे, इसलिए पहला नंबर आ जाएगा। फिर डाउन किस में हुए, सेकंड वाले में, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर इसमें है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी सेकंड नंबर पे, इसकी, फिर थर्ड नंबर पे इसकी, और फोर्थ नंबर सबसे आखिरी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर वहाँ पे डाउन हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर जो है वहाँ पे डाउन हुए। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और नोटिस करना, आपसे मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल मेरे पास में है, अब आपको इसमें भी बताना है, अगर ऊपर वाला समझ में आया होगा तो ये तो बहुत इजी रहेगा। ये हो गया NH2 और ये हो गया NH2 और ये हो गया NF2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। आप देखो परसेंटेज कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गए। परसेंटेज कैरेक्टर कहाँ है ज़्यादा, इस वाले के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान देना, मैं यहाँ पे आपसे कह दूँ कि मान लो कि एक एटम ए है और दूसरा एटम ये भी ए है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैं इस पे लगा देता हूँ, दोनों पे ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाता हूँ, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं यहाँ पे, आपको ये पता है कि इनके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, इनमें क्या होंगे, परसेंटेज कैरेक्टर जो हैं वो डिक्रीज होंगे। तो जितने परसेंटेज कैरेक्टर इसमें डिक्रीज होंगे, इनमें डिक्रीज होंगे, उतने ही परसेंटेज कैरेक्टर इसमें बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, उतने ही परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे, साइज जो है वो छोटा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी। यही तो ट्रिक थी, यही तो बताना था कि एन एन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर की बताना है। तो आपको सिंपल सा पता है कि पहले वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू सेकंड। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इस वाले में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, यहाँ तो हाइड्रोजन अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन करूँगा तो देखो यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर इसमें भी बटेंगे, इसमें भी बटेंगे। लेकिन इस वाले केस के अंदर अगर यहाँ मैं फ्लोरीन केस लगा रहा हूँ, फ्लोरीन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर तो डाउन हुए लेकिन यहाँ पे बढ़ गए, जिसकी वजह से इसका साइज जो है ज़्यादा स्फेरिकल हो गया। कैसा हो गया, ज़्यादा स्फेरिकल हो गया। बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ गई ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल देखो। अगले एग्जाम्पल में देखो मैं लिखता हूँ ये 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 इसमें बताओ किस चीज़ की, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो वही वाला केस आ गया, कैसे आ गया, ये 25% इसमें, मतलब मान लो कुछ परसेंटेज करेक्टर इनमें है, ये तो ज़्यादा ही है ना परसेंटेज करेक्टर। यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, मतलब यहाँ से परसेंटेज करेक्टर गिरेंगे, इसमें बढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी। दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। देखो 1 2 और 3, क्लियर। अब जब अपन लोगों ने नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया,
कार्बन भी ले ही लो भाई, कार्बन से क्यों शर्मा रहे हो। मान लो ये है, ये एक एग्जांपल हो गया, ये हो गया ऐसा। एक में ले लेता हूँ HCF2 और यहाँ मैं ले लूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ FCH2CH2F। ठीक है, बताइए सर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के बारे में बताइए। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना, गलती मत कर बैठना, ठीक है, ध्यान से देखना। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसमें नहीं है, पहले तो उसको देख लो। क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होने वाली है। परसेंटेज कैरेक्टर सब जगह है, ये देखो। तो ये आ गया भैया हमारा सबसे पहले सेकंड वाला। ठीक है, फिर और देखो, और इसमें देखो, इसमें सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हैं, इसके अंदर दो हैं और इसमें एक ही है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होने वाली है। तो फोर्थ वाला, फिर आ जाओ किस पे, ये सेकंड वाले पे, ये हो गया हमारा ये थर्ड वाला, फिर आ जाएगा वन। यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे आया भैया बॉन्ड लेंथ वाला कंसेप्ट, समझ में आ गया, बॉन्ड लेंथ वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है ना। बॉन्ड लेंथ पे कैसे इफेक्ट पड़ा ये समझ में आना चाहिए था, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पे कैसे इफेक्ट पड़ा वो समझना आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारी तीसरी एप्लीकेशन पे है। तो अगर हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ को देख लिया तो बॉन्ड एंगल भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे काम में आने वाला है भी, है ना। इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड एंगल पे कैसे फ़र्क पड़ने वाला है वो भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये कार्बन मैंने लिया, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मली CH4 का एक मॉलिक्यूल ले लिया। अब मुझे ये पता है कि सब में 25% एस कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं बोल देता हूँ, इनके बीच के एंगल को थीटा, क्या कह दिया मैंने, थीटा बोल दिया। इसको थीटा 1 बोल देते हैं, और भी एग्जाम्पल अपन लोग अभी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के ऊपर मेरा लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर आ गया, फिर ये आ गए मेरे हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन हो गए। तीसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कार्बन, ये मेरे लिए हो गया फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इनके बीच का जो एंगल है उसको मैं ले लूँगा थीटा 2। ठीक, और ये जो एंगल है मेरे लिए ये हो गया मेरा थीटा 3। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक चीज़ नोटिस करो, आपसे मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जो परसेंटेज कैरेक्टर है, परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो मेरे पास में 25% है सब में। ठीक है, कितना है, 25% है। और यहाँ पे इस वाले केस में, नाइट्रोजन वाले केस में, ये जो मेरे पास में तीनों हाइड्रोजन्स हैं, ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं मेरे पास, इनके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो लोन पेयर है, अगर लोन पेयर आ जाता है तो हमें ये पता है कि लोन पेयर में परसेंटेज कैरेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि परसेंटेज कैरेक्टर जो हैं वो ज़्यादा हैं 25% से रिमेनिंग इनके। मतलब कि इस लोन पेयर के आ जाने की वजह से इनके अंदर जो है परसेंटेज कैरेक्टर कैसे हो गए, इसका परसेंटेज कैरेक्टर डाउन हो गया, इसका परसेंटेज कैरेक्टर डाउन हो गया, इसका परसेंटेज कैरेक्टर डाउन हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो डाउन हुआ, मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि सेकंड वाले केस के अंदर जो परसेंटेज कैरेक्टर है वो 25% से कम है। इस केस में मैं आपसे ये कह सकता हूँ। तीसरे केस में, तीसरे केस में मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो फ्लोरीन है ये कैसा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डेफिनेटली परसेंटेज कैरेक्टर को क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा। परसेंटेज कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो 25% से कम है। अब यहाँ 25% से कम है तो इन वाले जो हाइड्रोजन हैं इनके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। परसेंटेज कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। या मैं ये कह सकता हूँ कि परसेंटेज कैरेक्टर इनमें 25% से ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज 25% से ज़्यादा है। एक मिनट ज़रा। ठीक, तो मैं आपसे अगर इतना सा क्लियर कर लूँ कि आप मुझे बताओ कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हमें किस में देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हमें किस में देखने को मिलेगा? तो हमें पता है जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होंगे जिस ऑर्बिटल में, उसकी शेप जो है, उसकी शेप जो है वो ज़्यादा स्पेरिकल हो जाएगी। ज़्यादा स्पेरिकल होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, पहले के सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स मैंने सारे इसलिए क्लियर किए कि बॉन्ड एंगल कब बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, कब छोटी होगी, किस वजह से होगा। परसेंटेज कैरेक्टर हम लोगों ने मेजरली स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैरेक्टर को मेजर रूप से अपने साथ में रखना। अगर परसेंटेज कैरेक्टर को साथ में रखा होता तो अभी यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई होती। जिसको समझ नहीं आया ये उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि परसेंटेज का कैरेक्टर कैसे चल रहा है तो पहले की कुछ वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख लो, समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज कैरेक्टर का खेल यहाँ पे कैसा चल रहा है। अब परसेंटेज कैरेक्टर जहाँ पे बढ़ेगा, स्फेरिकल शेप बढ़ेगी जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ तो इक्वलेंट है 25% के। तो मैं आपसे कह दूँ कि ये जो थीटा है, थीटा 3 सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल शो करेगा। फिर कौन सा आएगा, ये इक्वलेंट वाला यानी कि थीटा 1, और फिर सबसे कम यहाँ पे देखो 25% से भी कम है, थीटा 2। क्लियर हो गई बात दिमाग में? क्लियर हो गई ना? अब देखो, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उससे और ज़्यादा आपके दिमाग में क्लैरिटी बनेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई एटम है या मॉलिक्यूल है ए, ये बी लगा है, ये बी इसमें, ठीक है। वैसे एक और एटम में या मॉलिक्यूल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये बी और ये बी। इनके बीच के जो एंगल है इसको मैं कह देता हूँ थीटा 1, इनके बीच के एंगल को मैं कह देता हूँ थीटा 2। ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोला कि ये जो पहले वाला ए है, ये जो ए है ये है आपका एस फाइल, यानी कि एस लविंग स्पीशी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एस नॉन फाइल, यानी कि परसेंटेज करेक्टर हेटिंग स्पीशी हमें देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे यहाँ पे एस फाइल है, मतलब ये परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा मांग रहा है, इसका परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होगा, तो ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो एंगल है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम। और यहाँ पे अगर एस नॉन फाइल है तो ये जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि शेप के कारण। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ना कि थीटा 1 जो है वो छोटा है बॉन्ड एंगल में कंपेरेटिवली टू थीटा 2, है ना। एग्जाम्पल चाहिए, इसका एग्जाम्पल लो भाई, इसका एग्जाम्पल लो। कैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ? ये कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ मैंने एक फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आप मुझे इनका एंगल बताओ, दैट इज़ थीटा 1, ये एंगल बताओ दैट इज़ थीटा 2, और ये एंगल बताओ दैट इज़ थीटा 3। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में देखने को मिलेगा? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में देखने को मिलेगा? आपको इन तीन थीटास को कंपेयर करना है। आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप एक चीज़ नोटिस करना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे ये इससे जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली परसेंटेज कैरेक्टर क्या होंगे इसमें, परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा। परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होगा, मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो छोटा, मतलब परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। यहीं पे देखो ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन है, तो एक ही फ्लोरीन का जोर चल पाएगा इस जगह पे, कम परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेंगे डाउन होते हुए। यहाँ आप देखो परसेंटेज कैरेक्टर भर भर के, बढ़िया दोनों में भर भर के। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जहाँ परसेंटेज कैरेक्टर भर भर के दे रखे हो भैया, जहाँ परसेंटेज कैरेक्टर भर भर के दे रखे हो, बॉन्ड एंगल वहीं तो ज़्यादा होना है ना।
वहीं बॉन्ड एंगल हमें क्या ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पर तो θ2 जो है वो आ जाएगा और सबसे कम में आ जाएगा θ1। ठीक है, जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनको बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं करते बन रही है, एक बार पहले की वीडियोस देखिए जहाँ पे मैंने परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में पूरा डीप में बताया हुआ है। और परसेंट एस फाइल और परसेंट एस नॉन फाइल जो हैं आप उनको भी देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा इनके बारे में भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लोग कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। एक चीज़ और सीखेंगे, उसके बाद में इस वीडियो को एंड करेंगे और फिर अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। स्टार्ट करूँगा मैं VSEPR या वेस्पर थ्योरी। ठीक है, और उसी का एक और कंसेप्ट NBEPR, दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद में तो एक टॉपिक, एक छोटी सी चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि आप उस कंसेप्ट को भी इजीली समझ पाओ। आपको यहाँ पे देखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल तैयार कर लेता हूँ, उस टेबल के बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखे हैं मॉलिक्यूल और आयन, जो हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल या आयन लेने वाले हैं। ठीक है, और ये है n। अब ये n क्या है मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और जिनको ये नहीं निकालने आते हैं, n का फॉर्मूला देख लेना भाई, निकालना आ जाएंगे। ठीक है, n का जो फॉर्मूला वो स्टेरिक नंबर में लिखवाया था मैंने, वैलेंस शेल वाला, मोनोवैलेंट स्पीशी, कैटायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज, वो वाला। ठीक है, ये है वो। आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखना और ध्यान से लिखते हुए चलना। ठीक है, अब देखो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH4। क्या लिया मैंने? CH4। अब CH4 में मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमें कितने देखने को मिलते हैं, 4। आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना भाई, जिसको नहीं पता हो ना, n = ½ V + M - C + A वाले से। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप जो है उसको फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी भी थी कि नहीं पढ़ी थी। ठीक है, वो चीज़ कन्फ्यूजन में बिल्कुल मत लाना। ठीक है, क्लियर है माइंड में? ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 हैं, और CH4 में हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3 होती है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड को बनाने में काम में आ रहा है, तो 4 यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर चारों यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे पास में, 4 हो गए, और कोई लोन पेयर हुआ क्या? नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं हुआ। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आपको ये लिखना आना चाहिए। किस चीज़ के लिए? ये बॉन्ड बॉन्ड फार्मूला है। यहाँ पे आप बॉन्ड पेयर को लिखेंगे, ये जो है ना, यहाँ आप बॉन्ड पेयर्स लिखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे लोन पेयर। ठीक है, तो AXN EN की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, AX कितनी आएगी बॉन्ड पेयर के लिए, 4, और E में क्या जाएगा, 0। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए। अगला आप ले लो, किस चीज़ को लोगे, NH3। NH3 का एग्जाम्पल लो भाई। NH3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर अपन निकालेंगे तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp3 आएगा। अब आप देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पेयर कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। यानी कि हमारे पास में 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बार बनेंगे, 3 बनेंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ हो गए और एक लोन पेयर हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो AX3E1। ठीक है, AX3 और E1। ठीक है, अगले पे आओ, H2O। H2O के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, 4। हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, sp3 आएगी,
ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है, बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, बचे हुए 2 लोन पेयर। इसको आप लिखो AX2E2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक एग्जांपल आप लीजिए XeO4 का। XeO4 का अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करेंगे तो 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि XeO4 जो है उसके अंदर चारों की चारों जो हैं वो आपको बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे, कोई भी लोन पेयर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया AX4E0। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी में आप देखना, XeO3 में लेता हूँ। XeO3 में लेता हूँ, यहाँ पे जब मैं हाइब्रिडाइजेशन वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को चेक करूँगा दैट इज़ 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि यहाँ पे एक केस आएगा जहाँ पे 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। आप इसका जो स्ट्रक्चर एक बार बना के देखना और स्टेरिक नंबर से निकाल के देखना, आपको क्लैरिटी दिमाग में बनेगी। यहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कैसे देखा जाता है, पहले हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने देखने को मिलेंगे इस वाले मॉलिक्यूल में XeO2F2 में, निकालिए ज़रा, निकालिए, पॉज करिए और निकालिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमें 5 देखने को मिल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी 5 में, sp3d आएगी। ठीक है, और जैसे ही sp3d आ गई मतलब हमें पता है कि 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। और इसी के साथ में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये AX4E1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। बॉन्ड पेयर लोन पेयर हम लोग स्टेरिक नंबर के हिसाब से निकालते थे। फॉर्मूला मैंने आपको स्टेरिक नंबर वाला बता दिया है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना बता दी है। यहाँ से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो हैं वो कितने लगेंगे, कितनी बॉन्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर बनाना सभी को आता है, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रक्चर बनाना। देखो 11th-12th क्लास की बातें हैं, इतना ज़्यादा डीप में भी मत जाना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बचाओ, है ना। चलो फिर यहीं पे मैं करूँगा इस वीडियो को एंड, लेकिन ध्यान रखना अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी और NBEPR दोनों को साथ में लेके पढ़ाऊँगा और दोनों का कंपैरिजन भी आपको इन दी एंड बताऊँगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।